हाँ, ये अच्छा है, ये काम कर दो। मैं मैं वैसे भी मैं थोड़ा सा इसमें बीमार सा चल रहा हूँ, जिस वजह से मैं 2-3 दिन से लेट हो रहा हूँ, और हो सकता है लंबा लिपट जाऊँ। तो सब बच्चे एक बार चेक कर लें सारा। रिपीट कर रहा हूँ मैं। पेज नंबर 1.19, ठीक है। और इस पे बल्कि 1.18 से देखते हैं, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हम पढ़ रहे थे, ठीक है। इसमें इसमें तो कोई पॉइंट नहीं पूछना, ठीक है। एक चीज़ को, हाँ, एक एक, एक उसको ध्यान रखो, जो लॉ जो है, मैंने कई बार बोला है कि हम जो पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हैं, सबको याद है ना। और ये प्रिंसिपल जब हम बुक में पढ़ते हैं तो डिफरेंट हो जाता है, और रियलिटी में डिफरेंट हो जाता है। मेरी आवाज़ आ रही है ना, क्योंकि आज मेरी एनर्जी डाउन है बिल्कुल, हो सकता है इससे ज़्यादा ना बोल पाऊँ। तो बुक में और रियलिटी में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, और वो डिफरेंस को भी समझना ज़रूरी है। उसको ऐसे समझो कि ए नाम का एक पर्सन अगर बाइक से 3 लोगों के को लेकर के जा रहा है, तो यानी ट्रिपलिंग कर रहा है, तो मोटर व्हीकल एक्ट क्या कहता है? ये ओवरलोडिंग है, चालान कटेगा, ठीक है। ये क्या है? ये पोर्शन है, जो किताब में लिखा हुआ है कि अगर ओवरलोडिंग है तो चालान कटेगा। लेकिन जब रियलिटी की बात करते हैं तो ओवरलोडिंग करते हुए कई लोगों को पुलिस वाले छोड़ देते हैं। एक तो लापरवाही की वजह से छोड़ते हैं, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि पुलिस वाले ने एक पर्सन को रोका और फिर उसने कुछ बताया और उसने कहा कि ठीक है जाओ। और उसका एक ही सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जो तुमने जो 3 इडियट्स में सीन देखा होगा, कि स्कूटी पे एक पेशेंट को लेकर के जाते हैं और उस पेशेंट को सपोर्ट करने के लिए एक थर्ड पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसलिए पीछे से उसको पकड़ करके, अब यहाँ पर ओवरलोडिंग हो गई जैसे ही तीसरा पर्सन बैठा, बट ये ओवरलोडिंग अलाउड करनी चाहिए या नहीं? तो यही ध्यान रखना कि हम जब बुक पढ़ते हैं तो हमारे को बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस, राइट्स, ड्यूटीज़ पता लगते हैं, बट रियलिटी में सिचुएशन कुछ डिफरेंट हो जाती है। एक्ट का मतलब और कंडक्ट का मतलब एक ही हो गया, क्योंकि एक्ट मतलब एक्शन, ठीक है, और कंडक्ट का मतलब भी एक्शन, ठीक है। बात आती है कि एक्ट और ओमिशन में, तो अब कंडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे तो कंडक्ट में भी पॉजिटिव और कंडक्ट में भी नेगेटिव। अब इफ कंडक्ट इज पॉजिटिव देन यू कैन से दैट पर्सन इज एक्टिंग, ठीक है, और अगर उसका कंडक्ट नेगेटिव है तो दैट इज ओमिशन। तो ऑलमोस्ट सिमिलर थिंग है, ठीक है। तो अब ध्यान दो, जो पेज नंबर 1.19 पर मुझे एक चीज़ रिपीट करनी थी। देखो, यह है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर पे एक जो पॉइंट था कि मियर रिसीविंग ऑफ द लेटर इज नॉट सफिशिएंट, ही मस्ट रिसीव और रीड। ये तुम्हारे मतलब तक अगर हम बात करें तो ये यहीं पर ख़त्म हो जाती है ये लाइन, कि इफ़ यू हैव रिसीव्ड द लेटर देन इट इज़ इटसेल्फ सफिशिएंट दैट द ऑफर हैज़ बीन कम्युनिकेटेड, ठीक है ना। अब इसके नीचे जो एग्जाम्पल देखो, इसको अगर रियलिटी से कनेक्ट करो तो देखो, ध्यान देना, ए ने एक लेटर बी को भेजा जिसमें कोई ऑफ़र था। ध्यान से समझ लेना क्योंकि रियलिटी बता रहा हूँ। ए ने एक लेटर बी को भेजा, उस लेटर में कोई ना कोई ऑफ़र था, और उस ऑफ़र में दे रखा था कि इस लेटर के रिसीविंग की डेट से 10 दिन के अंदर अंदर ये ऑफ़र आप एक्सेप्ट कर सकते हो, अदरवाइज ऑफ़र विल बी लैप्स्ड।
ए का ये लेटर बी के पास पहुंच गया, बी के घर में रखा हुआ है, ठीक है। एज पर बुकिश या एज पर प्रोविजन बात करें तो ऑफर हैज़ बीन कम्युनिकेटेड, ठीक है। अब ये ऐसे मान के चलो कि ये लेटर किसी भी मंथ की 10 तारीख को डिस्पैच किया गया था और उस मंथ की 12 तारीख को ये लेटर उसके घर पहुंचा है, तो 12 तारीख को पहला पोर्शन जो कहता है वो कहता है कि द ऑफर हैज़ बीन कम्युनिकेटेड। अब इसने 12 तारीख को ये लेटर पढ़ा नहीं और ऐसा करते करते 25 तारीख आ गई और 25 तारीख को उसने उस लेटर को ओपन करके रीड किया। अब वो एक्सेप्ट कर पाएगा किस बेसिस पे? क्योंकि उसने नहीं पढ़ा, उसने नहीं पढ़ा। स्टिल इट इज अ प्रिजम्पशन कि उसको नॉलेज थी, ठीक है ना। ध्यान रखना ये कि ये प्रिजम्पशन है कि उसको नॉलेज हो गई। अब नॉलेज होने के बाद जब उसे पता है कि लेटर उसके पास आया है तो क्यों नहीं पढ़ा? अगर उसने टाइम से पढ़ लिया होता, यानी कि 10 दिन का टाइम दे रखा था, तो 12 की बजाय 13, 14, 15 को पढ़ लेता तो क्या वो एक्सेप्ट कर सकता था? नहीं कर सकता था, क्योंकि 10 डेज का टाइम था, यानी कि 22 तक उसके पास अपॉर्चुनिटी थी। तो अगर हम इस एंगल तक पढ़ते हैं तो हमारा पहला पोर्शन बिल्कुल इतना ही काफ़ी है कि रिसीविंग ऑफ लेटर इज इटसेल्फ सफिशिएंट, ठीक है। ही मस्ट रिसीव जो वर्ड देखा ना, यहीं पे सफिशिएंट है। अब इसी का दूसरा एंगल पढ़ो। दूसरा एंगल है, अब हम बात करें एक्सेप्ट करने की। तो एक्सेप्ट करने के लिए उसे इस 25 तारीख से की तो बात ही खत्म, छोड़ो, उसे 10 दिन का टाइम दे रखा है ना। लेटर 10 तारीख को चला, 12 को पहुंचा, 12 से 10 दिन के अंदर उसे एक्सेप्ट करना है। तो एक्सेप्ट करने के लिए उसे पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा ना, तभी तो उसको अंदर की नॉलेज हो पाएगी। अब इसे अपने जो ये चीज़ें क्यों, जो ये जो एक ही रिसीव्स द लेटर ऑन 12th मार्च वाला एग्जाम्पल क्यों दिया, इसको समझो। आज से कुछ साल पहले, ज़्यादा दिन की बात नहीं है, कि जैसे आया कि लास्ट डेट टू सबमिट योर CA रजिस्ट्रेशन फॉर्म इज, सपोज कोई सी भी डेट डाल दे, क्या डेट थी? CA रजिस्ट्रेशन की डेट क्या थी? चलो हम मान लेते हैं कि 30 अप्रैल थी 2019। तो 30 अप्रैल को लास्ट डेट थी। पहले और अब में क्या अंतर आ गया? पहले ये होता था कि 30 अप्रैल 2019 को लास्ट डेट थी, तो लोग अपना फॉर्म फिल करके और उसको 30 तारीख की रात में किसी भी समय, लास्ट मोमेंट क्या होता था? 11:59 PM, क्योंकि जैसे ही 00 हो जाएगा यानी 12 रात के बज गया और AM शुरू हो जाएगा और अगला दिन शुरू हो जाएगा, यानी 31 अप्रैल शुरू हो जाएगी। हाँ? अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है। हाँ, मैथ्स मेरी थोड़ी सी कमजोर है। तो 1 मई हो जाएगी। इसलिए हम पहले क्या करते थे, लोग इस मोमेंट तक भी इंतजार करते थे और आज भी करते हैं, क्योंकि आज जब से ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो गया है तो लोग इंतजार करते रहते लास्ट डेट पे एकदम से याद आता है, बोले आज भरना है, पता चलता है रात में 11 बजे बैठ करके फॉर्म फिल कर रहे हैं। कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि आज ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन में फिर वही क्या कैसे हो रहा है कि इमीडिएट यानी इंस्टेनियस ऑफर और एक्सेप्टेंस है, कोई इशू नहीं है। प्रॉब्लम लेटर के साथ होती थी, जिस प्रॉब्लम को यहाँ पे इन्होंने इस पैराग्राफ में दिया है। प्रॉब्लम ये होती थी कि हम, जैसे मुरादाबाद के बारे में शायद पता होगा, रेलवे स्टेशन पे एक वो है पोस्ट ऑफिस, तो वहाँ पर 24 घंटे आप रजिस्ट्री करा सकते हो, पोस्ट कर सकते हो। तो सोचो कोई CA स्टूडेंट लास्ट डेट में फॉर्म फिल करता है, वो भी कहीं बाहर से आकर के 10-11 बजे फॉर्म फटाफट फिल करता है और पोस्ट ऑफिस पहुंच जाता है, और 11:59 से पहले पहले पोस्ट ऑफिस वाले ने ले लिया, टिकट लगा दिया, एक्सेप्टेंस हो गई, नहीं हो गई? लेकिन ये लेटर पहुंचने में, दिल्ली तक पहुंचने में कुछ नहीं तो 2 से 3 दिन लग ही जाते हैं। तो 30 अप्रैल थी, ये किस डेट को पहुंचा? 2 मई 2019 को। लास्ट डेट का कंसेप्ट फ्लॉप हो गया, नहीं हो गया?
क्योंकि लास्ट डेट क्या थी 30 अप्रैल, लेटर पहुंचा 2 मई। तो ये प्रॉब्लम कई बार ऐसा हुआ कि वैकेंसीज के केस में लोगों ने लास्ट मोमेंट पे फॉर्म फिल किया और जो भी डिपार्टमेंट्स थे उन्हें वो लास्ट डेट के बाद के भी लेटर्स एक्सेप्ट करने पड़ गए, क्योंकि उन्होंने क्या लिखा होता था, लास्ट डेट टू सबमिट योर एग्जामिनेशन फॉर्म या योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म इज दिस। और पोस्ट ऑफिस पे स्टैंप लगती है, रसीद मिलती है और उस पर टाइमिंग भी मेंशन होता है। तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रूफ है कि आपने उस डेट को ही सबमिट कर दिया था 11:59 पे, क्योंकि 00 नहीं हुआ था। तो प्रैक्टिकली बहुत प्रॉब्लम हुई। आज स्थिति क्या है, आज वो कहते हैं कि नहीं, लास्ट डेट इज दिस, जो भी डेट रखी, और उस डेट को आपका एप्लीकेशन फॉर्म या रजिस्ट्रेशन फॉर्म उस डिपार्टमेंट या कंपनी के काउंटर पर पहुंच जाना चाहिए। यानी अब आप ये स्टेप नहीं ले सकते, यानी 11:59 का ये जो प्लान था वो फेल हो गया, क्योंकि अगर 30 अप्रैल लास्ट डेट है तो 30 अप्रैल को लेटर आपका उसके काउंटर पर पहुंच जाना चाहिए। और काउंटर पर जनरली किसी भी ऑफिस का काउंटर कितने बजे क्लोज हो जाता है, शाम तक कितना भी लेट करोगे तो 5 बजे तक काउंटर क्लोज हो जाता है, यानी 5 बजे के बाद क्लोज हो जाता है। तो 5 बजे से पहले पहले पहुंच जाना चाहिए। इसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के बेसिस पे ये लाइन लिखी है कि ही रिसीव्स द लेटर ऑन 12 मार्च बट ही रीड्स इट ऑन 15 मार्च। तो कंटेंट्स उसकी नॉलेज में किस डेट पे आए, पेज नंबर 1.19, तो 15 मार्च को आए। इसलिए जब हम एक्सेप्टेंस की बात करेंगे तो लेटर के रिसीव करने से पूरा काम नहीं बनेगा, लेटर के कंटेंट्स की नॉलेज भी होनी चाहिए। और ये क्यों आया, इसके लिए भी एक केस पढ़ लो, आर वर्सेस क्लार्क का केस। और नहीं, ये है नहीं तुम्हारी बुक में, आर वर्सेस क्लार्क का केस, ये ऑस्ट्रेलिया का केस है ये। और इसमें क्या था कि जो मैटर में जज साहब ने एक एग्जाम्पल कोट करते हुए समझाया था, और स्टोरी ये थी, स्टोरी समझ लो कि ए नाम का एक क्रिमिनल है और एक पर्टिकुलर प्लेस पे क्राइम हुआ जिसमें ABCD 4 लोगों ने मिलकर क्राइम किया। ऐसे समझो जैसे धूम 1 में 5-6 लोग मिलकर डकैती करते हैं और डकैतियों का सुराग नहीं लग पा रहा, गवर्नमेंट परेशान है कि डकैतियां होती जा रही हैं, पता नहीं चल पा रहा। तो एक दिन गवर्नमेंट एक ऑफर देती है कि जो भी इस क्राइम के बारे में इंफॉर्मेशन देगा उसको, एग्जाम्पल मैं अपने हिसाब से दे रहा हूँ कि जो भी इस क्राइम के बारे में इंफॉर्मेशन देगा उसे 50,000 रुपये मिलेगा एज रिवॉर्ड, और दूसरा पॉइंट, उसकी सज़ा भी माफ़ कर दी जाएगी, यानी सरकारी गवाह बना करके उसको उसकी सज़ा छोड़ दी, ख़त्म कर दी जाएगी और बाकी लोगों को सज़ा दी जाएगी। अभी किसके लिए ऑफ़र था, अगर हम बात करें तो ये कैसा ऑफ़र है, स्पेसिफिक, क्योंकि ये उन क्रिमिनल्स के लिए ऑफ़र था जो क्राइम में इन्वॉल्व थे। अब ये ऑफ़र ABCD को पता लग गया कि हमारे लिए ऐसा कहा गया है। अब इसमें से ए का हृदय परिवर्तन हो गया, यानी कि मतलब उसके ना माइंड डाइवर्ट हुआ और उसने प्लान किया कि क्यों ना मैं गवर्नमेंट की हेल्प करूं, मुझे क्या क्या फ़ायदा मिलेगा, 50,000 रुपये मिलेगा और सज़ा भी माफ़ हो जाएगी, सज़ा भी नहीं मिलेगी। तो ये खुशी खुशी एक दिन प्लान करता है और खुशी खुशी वो पुलिस ऑफिसर के पास जाता है, यानी पुलिस स्टेशन जाता है और जा कर के बोलता है कि मैं ही वो क्रिमिनल हूँ और मेरी टीम ने क्राइम किया है और मैं आपके उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करने आया हूँ, और एक्सेप्ट करके मतलब आप मुझे मेरी सज़ा माफ़ करो और मैं तैयार हूँ। सारी बातें हो गई, सारे केस की जो भी इन्वेस्टिगेशन पुलिस को पूछताछ करनी थी सारे रिकॉर्ड हो गए। रिकॉर्ड होने के बाद ये जो ए था ये पुलिस स्टेशन से वापस अपने घर आ गया, बात ख़त्म हो गई। 2-1 दिन बाद उसे याद आया, बोले एक चीज़ तो छूट गई। क्या चीज़ छूटी? पैसा लेना। अब ये पुलिस स्टेशन पहुंचता है, बोले मेरा रिवॉर्ड दो, आपने बोला था। पुलिस वालों ने मना कर दिया, बोले कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। तो ये मैटर कोर्ट में पहुंचा, तो कोर्ट ने कहा कि ऑफ़र, अब ध्यान से समझना है जो इस पैराग्राफ को समझाना है, कि ऑफ़र को तभी आप एक्सेप्ट कर सकते हो जब आपको ऑफ़र के कंटेंट्स पता हो, ठीक है ना।
और इसका मैंने तुम्हें एग्जाम्पल लालमन शुक्ला का केस भी बताया था, वो जनरल बताया, उसमें बताया था, और भी बहुत सारे। तो वो कह रहे हैं अब यहाँ पे थोड़ा सा और एडवांस वर्जन क्या था कि ऑफर का एक्सेप्टेंस तब हो सकता है जब आपको उसके कंटेंट्स पता हो। यहाँ पर इस कहानी में ए का जो लेटर दे रखा है कि 12 मार्च को लेटर दिया, जो उसने 15 को पढ़ा। 15 को पढ़ने के बाद सोचो, इसी कहानी को ले लेते हैं कि इस क्रिमिनल के पास वो लेटर पहुंचा और उस लेटर को क्रिमिनल ने पढ़ा, और पढ़ने के बाद वो एक्सेप्ट करने पहुंच गया, और एक्सेप्ट करते समय लेटर के कंटेंट्स भूल गया, यानी उसे याद नहीं रहा कि उसमें उसके लिए एक रिवॉर्ड का पॉइंट भी था। तो कोर्ट ने कहा कि यहां पर कोई एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। अब बात समझ रहे हो कि ऑफर को रीड करने से भी काम नहीं चल रहा, आपने ऑफर के कंटेंट्स पढ़ लिए तो भी काम नहीं चल रहा। आपको एक्सेप्ट करते समय आप किस ऑफर को एक्सेप्ट कर रहे हो वो जरूर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए ये पूरी कहानी को दोबारा मैं रिपीट कर दे रहा हूं कि ए ने बी को कोई ऑफर भेजा बाय लेटर, जो एक पर्टिकुलर डेट को चला, फॉर एग्जांपल 1 मई को चला, और जो 4 मई को पहुंचता है, तो 4 मई को पहुंचना अपने आप में ऑफर का कम्युनिकेशन कंप्लीट मान लिया जाएगा एज पर प्रोविजन। लेकिन जब बी अगर उस ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहता है तो बी को उस लेटर के कंटेंट्स जरूर पता होने चाहिए, और एक्सेप्ट करते समय वो सारे कंटेंट्स उसके दिमाग में भी रहने चाहिए। अगर एक्सेप्ट करते समय उसमें से कंटेंट्स मिस कर दिए, दिमाग में से स्लिप हो गया, तो यहाँ पर एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। अब याद रहेगा। तो इसलिए यहाँ पर जो लिखा ना कि लेटर को रीड करना भी जरूरी है, वो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से बोला कि आपको ऑफर एक्सेप्ट करते समय कंटेंट्स पता हो। तो इस पैराग्राफ को यहाँ से क्रॉस करके आपको इसी को एक्सेप्टेंस वाले पॉइंट पे पढ़ना है, यानी इसको एक्सेप्टेंस में पढ़ना है कि इफ यू वांट टू एक्सेप्ट द ऑफर देन यू मस्ट बी अवेयर अबाउट द कंटेंट्स, एंड इन दैट केस receiving letter is not itself sufficient, it must be read by the offering, तभी हम बात करेंगे। लेकिन अब देखो यही रूल, अब ए की बात तो हो गई कि ए ऑफरर है, ए का लेटर बी का पढ़ना जरूरी हो गया, लेकिन बी का लेटर कल क्या पढ़ा था हमने कि इसने लेटर बॉक्स में डाल दिया, इस तक पहुंचा भी नहीं, फिर भी क्या मान लिया हमने कि कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया। यहाँ पे पढ़ने की जरूरत है कुछ नहीं। और यहाँ पर तो कई केसेस ऐसे हुए कि बी ने प्रॉपर एड्रेस लिख करके लेटर डिस्पैच कर दिया और वो लेटर पहुंचा ही नहीं ए के पास, फिर भी एज पर रूल क्या हो गया कि एज सुन एज द लेटर इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन इट विल बी प्रिज्यूम्ड दैट द ऑफरर हैज नॉलेज अबाउट द एक्सेप्टेंस। तो थोड़ा सा एक कंट्रोवर्शियल रूल है, इसको ध्यान से समझ लेना, क्योंकि यहीं पे मिस कर सकते हो, जरा सा भी ध्यान हटानी आप गड़बड़ कर दो, ठीक है। तो इसलिए इसको दोबारा से सही से पढ़ लेना, फिर बैक आओ। और तो इसमें कोई पॉइंट कम्युनिकेशन बाय एक्ट बाय कंडक्ट, इसमें किसी को कुछ पूछना तो नहीं है, नहीं ना। तो अब मैं कल जो टॉपिक छोड़ा था उसी को शुरू करते हैं, दैट वाज समझे नहीं। देखो एक कौन से पॉइंट की बात कर रहे हो तुम? 1 पॉइंट, हाँ अब देखो इसमें ना मैंने क्या बोला कि एक्ट, अब एक्ट में पढ़ो पूरी लाइन पढ़ो। इट वुड इंक्लूड एनी एक्सप्रेशन ऑफ वर्ड्स मतलब इट इज एक्सप्रेस whether written or oral, that doesn't matter. Written words will include letters, telegram, faxes, emails and even advertisement. Oral words include telephone, message. Again communication would include any conduct intended to communicate. किस में दे रखा है कंडक्ट? उसी में दे रखा है ना, कम्युनिकेशन बाय एक्ट में। तो उन्होंने कहा कि वर्ड्स बोल करके एक्ट किया जा सकता है, ठीक है। और आप जरूरी नहीं कि आप वर्ड्स बोलो, अब क्या दे रखा है, लाइक पॉजिटिव एक्ट्स, साइंस,
सो दैट, यानी साइंस यानी कि इशारेबाजी। अब वो इशारेबाजी किस में आ जाएगी? लास्ट वाले पॉइंट में कि फॉर इंस्टेंस डिलीवरी ऑफ गुड्स एट अ प्राइस बाय अ सेलर टू अ बिलिंग बायर। बिलिंग बायर को हमने वो प्रोडक्ट दे दिया, वो कह रहा था मैं 500 रुपये में खरीदना चाहता हूँ भाई आपका प्रोडक्ट, या आपका मोबाइल में 5000 रुपये में खरीदना चाहता हूँ। आपने कुछ नहीं बोला, आप गए, आपने अपना मोबाइल, उसका बॉक्स, उसका रसीद और उसका जो भी हेडफोन, चार्जर सब दे दिया, बोले लो। आपने कोई डायलॉग नहीं बोला। वो बार बार कह रहा था कि यार अपना मोबाइल मुझे 5000 रुपये में दे दे, ये 5000 पकड़। तो 5000 रुपये लेकर के खड़ा था, आपने पूरा पैकेट निकाला, उसके हाथ से 5000 रुपये ले लिए और पकड़ा दिया बिना कुछ डायलॉग बोले। तो ये किस में आएगा? कंडक्ट भी है और इट इज एन एक्ट ऑल्सो। बट एक्ट की बात करते हैं तो एक्ट इंक्लूड एक्सप्रेशन ऑल्सो। ठीक है, डन। नेक्स्ट, तो कल जो मैंने तुम्हें एक टॉपिक शुरू कराया था दैट वाज स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में मैंने क्या बोला था? प्री डिफाइंड टर्म्स एंड कंडीशन होती है, या पहले से ही एडवांस में प्रिंटेड टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, क्योंकि लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि हर पॉइंट पे पहले वो डिस्कस करें, और ना ही बायर के पास टाइम होता है ना सेलर के पास होता है। तो सेलर, खास तौर से सेलर के एंगल से हम बात कर रहे हैं कि सेलर के एंगल से वो अपनी तरफ की पूरी बात छाप के रख देता है। बायर कभी छपी छपाई कंडीशन लेके नहीं जाता है, सेलर अपने पास से पहले से ही छपी छपाई रसीदें रखता है। बोले अगर आपको मेरे यहाँ से फ्रिज खरीदना है तो ये रहो, साइन करो, मोबाइल खरीदना तो साइन करो। वो एक बिल बुक पे एक रसीद वाले जो होता है उस पर आपके साइन लेता है, और साइन के पीछे यानी उस डॉक्यूमेंट के पीछे टर्म्स एंड कंडीशन छपी हुई होती है, और जैसे हम साइन करते हैं तो हम बाउंड हो जाते हैं। यही स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि इट इज़ वेल एस्टेब्लिश्ड दैट अ स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मे बी इन्फोर्स्ड ऑन अनदर हु इज सब्जेक्टिवली अनअवेयर ऑफ द contents of the document provided the party wanting to enforce the contract has given notice। शर्त यही है कि प्रिंटेड टर्म्स से बाउंड तभी होगा जब प्रिंटेड जो टर्म्स थी उनके बारे में उसको नोटिस दे दिया गया था। नोटिस देने का मतलब, नोटिस देने का मतलब उसके व्यू में आ गया था। गुड, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा काम किया। नोटिस का मतलब ये मत समझना कि कचहरी वाले जो नोटिस दिए जाते हैं उनकी बात है। नोटिस का मतलब होता है इंफॉर्मेशन। तो आपने टर्म्स प्रिंट कर दी, लेकिन उन टर्म्स से तभी पार्टी बाउंड होगी जब आपने उन टर्म का नोटिस दे दिया, यानी उन टर्म को पढ़ने के लिए उसने कोई ना कोई एक ऐसी कोई मार्किंग की, कोई ना कोई मतलब पिक्चर बनाई जिससे लोगों को लगा कि हाँ पीछे कुछ है। और जनरल एक बहुत अच्छा सा पॉइंट होता है पीटीओ लिखा हुआ, प्लीज टर्न ओवर, ठीक है ना। तो आप इसका मतलब पीटीओ लिखते ही अब उसे ज़रूरत नहीं है कि वो बताए कि पीछे टर्म्स एंड कंडीशन है, ठीक है। अब आपने टिकट ले लिया, रसीद ले ली, रसीद लेने के बाद आपने देखा इस पर पीटीओ जैसा कुछ लिखा हुआ है, आपने पलटा, छोड़ा, कुछ नहीं पढ़ा, साइन कर दिए। अब देखो नहीं पढ़ा लेकिन यहाँ पे क्या मान लिया जाएगा? इट इज इन योर नॉलेज, इट इज इन योर इंफॉर्मेशन। बात समझ रहे हैं ना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कई बार गड़बड़ हुई, और कई बार गड़बड़ का एक कल एक एग्जाम्पल दिया था मैंने तुम्हारे को 999 रुपये में स्कूटर वाला, उसमें प्रॉब्लम आई। और इसके अलावा जो मैंने दूसरा केस तुम्हें बताया था वो केस भी रियल केस है, एल स्ट्रेंज का केस, एल स्ट्रेंज, जिसमें एक लेडी ने सिगरेट की 8 का ATM खरीदा था, याद आ गया। और उसमें टर्म्स कंडीशन छपी हुई थी, उसने ध्यान नहीं दिया, साइन कर दिए। अब तुम्हारे को एक बहुत अच्छा और एग्जांपल लेता हूँ। तुम वैसे मूवीज़ कितने लोग देखते हो? वैसे देखते रहते हो ना, सभी देखते हो। और जो हाथ नहीं उठा रहे देखते तो वो भी होंगे। और यहाँ पर किसी के पेरेंट्स को बताने की ज़रूरत नहीं है कि बच्चे मूवी देखते हैं, देखना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मिलती है। बस प्रॉब्लम ये है कि आप उन इन्फॉर्मेशन को कैसे ग्रेस्प करते हो। अब जैसे धूम का मैंने भी एग्जांपल दिया, तो धूम में लॉ का पॉइंट क्या है? लीगल पॉइंट ये है कि 5 लोग मिलकर डकैती करते हैं, और उन्हीं का एक साथी जो बैंक में घुसता भी नहीं है, वो तो खाली एक बड़ा सा ट्रक लेके चलता हुआ रहता है सड़क पे, और बार बार मिरर में देखता है। अचानक उसे मिरर में बाइक्स आती हुई दिखाई पड़ती हैं,
तो वो पीछे उसका डोर ओपन कर देता है और फिर सारी बाइक्स उस ट्रक में चढ़ जाती हैं और पुलिस टायर के निशान फॉलो करते करते एक पॉइंट पे पुलिस कंफ्यूज कि यहाँ से आगे टायर के निशान कहाँ गायब हो गए, क्योंकि वो ट्रक में चले गए। तो लॉ पॉइंट ये कहता है कि क्या अब उस डकैती में जो लोग इन्वॉल्व थे उनको सजा मिलेगी नहीं मिलेगी? मिलेगी, क्योंकि उन्होंने क्राइम किया, डकैती की है। उस ट्रक वाले को कितनी सजा दोगे, जबकि उस ट्रक वाले ने कोई एक्ट नहीं किया है? तो यहाँ पे लॉ का पॉइंट क्या कहता है? लॉ का पॉइंट ये कहता है कि 2 या 2 से ज़्यादा लोग अगर मिलके क्राइम करते हैं मीटिंग ऑफ माइंड्स के साथ, तो क्राइम भले ही एक ने किया हो, लायबिलिटी सब पर ऐसे आएगी जैसे वो क्राइम उन्होंने खुद किया होता। इसलिए उस ट्रक वाले ने डकैती नहीं की, बट ट्रक वाले को उतना ही पनिशमेंट मिलेगा जितना एक्चुअल डकैती करने वाले को मिलेगा। ठीक है ना? तो मैं भूल गया आज क्या बता रहा था कौन सा पॉइंट बता रहा था? हाँ, स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो जो मूवीज़ की बात बता रहा था, नहीं स्टैंडर्ड फॉर्म ने मूवीज़ किया। तो मूवीज़ देखने में एक तो आपने देखा कि डकैती कैसे की जाती है, वो भी सीख सकते हो, और दूसरा लॉ का पॉइंट क्या पढ़ा आपने कि कॉमन इंटेंशन से पनिशमेंट बराबर हो जाता है। तो ऐसे ही हर मूवी में कोई ना कोई आपको लॉ का पॉइंट भी मिलेगा, कोई ना कोई सोशल प्रॉब्लम भी मिलेगी, कोई ना कोई फाइनेंशियल, कोई ना कोई पॉलिटिकल, सब कुछ मिलेगा। और बकवास भी मिलेगी, अनएथिकल थिंग्स भी मिलेंगी, करप्शन भी मिलेगा, और आपके माइंड को जो डाइवर्ट करने वाली चीज़ें भी मिलेंगी, ऑब्सिनिटी भी मिलेगी, मतलब बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस एंगल से देखते हो। चांदनी चौक टू चाइना देखिए, उस मूवी के बारे में अगर कमेंट्स पूछूं तो लोग कहेंगे कॉमेडी है और रियलिटी से बहुत दूर है, क्योंकि छाता लेकर के क्या कोई उड़ सकता है? उसमें जो एक सीन है गाने का, तो उसमें वो भागते भागते एक बिल्डिंग से कूदते हैं, तो जो हीरोइन है उसके पास अम्ब्रेला होता है, वो अम्ब्रेला ओपन करती है, दोनों अम्ब्रेला पकड़ के और ऐसे जैसे पैराशूट से उड़ रहे हैं वैसे उड़ते हुए आ जाते हैं। हाँ हाँ, तो इस सीन से कुछ सीख रहे हो? कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, ये हो सकता है इस सीन से साइंटिस्ट को एक आइडिया मिल सकता है कि ऐसा अम्ब्रेला डेवलप किया जाए जो पैराशूट का काम कर जाए, ऐसा हो सकता है। जैसे इंडिया के पुष्पक विमान को स्टडी करने के बाद ही राइट ब्रदर्स जैसे लोगों ने एरोप्लेन डेवलप किया था। ठीक है, पुष्पक विमान ओरिजिनल सोर्स है इस एरोप्लेन का, लेकिन हम पढ़ते हैं राइट ब्रदर्स। खैर छोड़ो। तो उस मूवी में, पूरी मूवी देखोगे तो उस पूरी मूवी में सिवाय एंटरटेनमेंट के, कॉमेडी के, फन के और मतलब जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ का कुछ नहीं मिलेगा। बट एक पॉइंट बहुत काम का है वहाँ पर, बहुत काम का पॉइंट है किसी को कुछ आइडिया कि उसमें एक लर्निंग है बहुत इंपॉर्टेंट है? एक तो बहुत अच्छा पॉइंट यही है कि आप गॉड पे ट्रस्ट करो, लेकिन गॉड आपकी कब हेल्प करता है? जब आप खुद की हेल्प करते हो। खाली वो भगवान भगवान करता है तब तक कुछ नहीं होता, लेकिन जब वो खुद एफर्ट करता है तो ईश्वर भी हेल्प करता है। एक बहुत अच्छी लर्निंग। और एक दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग मैं ही बता देता हूँ। जब वो ट्रेनिंग ले रहा होता है लड़ाई की, तो वो ट्रेनिंग में उसे नए नए ट्रिक्स सिखाता है कि आपको लड़ना है, ऐसे लड़ना है, लेकिन वो साथ में एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट बोलता है, बोला मुझे आपके उस अटैक से कोई खतरा नहीं है जिसकी आपने 10-12 प्रैक्टिस की है, मुझे आपके उस एक अटैक से खतरा है जिसकी आपने हजारों प्रैक्टिस की है। हाँ, नहीं, मुझे आपके उस एक नहीं, वो तो बाद में पता है, मतलब उसका जो डायलॉग है, मुझे आपको के उस एक अटैक से खतरा नहीं है जिसकी आपने 10-12 प्रैक्टिस की है, मुझे आपके उस एक अटैक से खतरा है जिसकी आपने हजारों बार प्रैक्टिस की है। तो उसको याद करो। वो उसे कहता हूँ याद करो वो कौन सी चीज़ें जो तुम करते आए हो। उस समय वो ध्यान नहीं देता, लेकिन लास्ट सीन में जब वो विलेन से जब पहले लड़ता है फिर पिटने लगता है, पिटते समय उसे याद आता है कि चांदनी चौक में जब वो
प्याज काटता था तो बहुत तेजी से काटता था, उसे ध्यान आता है कि ये प्रैक्टिस तो मेरी बहुत स्ट्रांग है, और फिर फटाफट वो विलेन के सीने पे प्याज काटता है। फिर वो आटा मलने का उसे याद आता है कि वो फटाफट आटा मलता था, तो वो आटा मलता है। विलेन भी परेशानी है क्या हो गया, क्योंकि मतलब इसमें लर्निंग क्या है कि आप कभी भी जब आप प्रिपेयर्ड होके जाते हो, रट के जाते हो, लर्न मतलब रिवाइज करके जाते हो, उससे ज़रूरी नहीं कि आप सक्सेसफुल हो जाओ, आप उसी से सक्सेसफुल हो जाओगे जिसकी आपने प्रैक्टिस की हुई है, बार बार प्रैक्टिस किया है। इसीलिए तुमसे बार बार क्या आपको जाना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट क्यों बोला जाता है कि आप रिवाइज करो, रिपीट करो, बार बार पढ़ो। तो उस मूवी में भी एक लर्निंग है कि आपको अपने यानी लड़ाई के टाइम पे तुम भले ही कितने बड़े ब्लैक बेल्ट होल्डर क्यों ना हो, अब लेकिन सामने वाला सन्नी देओल है और इस साइड में राजपाल यादव है, और राजपाल यादव ने ब्लैक बेल्ट हासिल कर रखी है, जीत जाएगा। एक आध बार तो जरूर मार सकता है राजपाल यादव, लेकिन अगर सन्नी देओल ने पकड़ लिया, बोले 2.5 किलो का हाथ या एक हाथ पड़ गया तो फिर नहीं उठेगा। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? क्या राजपाल यादव को वो अपनी जो कुंफू कराटे सीखी वो ट्रिक काम आएगी? क्या करना चाहिए? जो दिमाग में सबसे बहुत कॉमन क्या चीज होती है बचपन में, क्या सीखा? दांत काट लेना। सन्नी देओल के हाथ में दांत काट ले, दर्द होगा, वो छोड़ेगा, भाग जाओ। क्यों डरो? ठीक है ना। मेरी भी बचपन में लड़ाई हुई और एक तगड़े लड़के से लड़ाई हो गई, और उसने मुझे क्या करा, मारा और गिरा दिया, और गिरा करके मेरे ऊपर बैठ गया। अब मतलब उसका वेट भी अच्छा खासा था और मैं छोटा सा। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं उसे हटाने की कोशिश करूं, लेकिन मैं हिल नहीं पाऊं। अंत में मेरे को ध्यान आया, बचपन में हम जब लड़ाई करते थे तो हमारे नाखून काम आते थे। मैंने उसका गाल पकड़ के ऐसे पकड़ लिया, और जैसे मैंने पूरी ताकत से पकड़ा ना तो वो नाखून लगे, वो बिलबिला उठा करके इधर उधर हुआ। जैसे इधर उधर हुआ मैं निकला, भाग लिया। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको ये चीज़ें भी सीखनी हो। अब मैंने मूवी का एग्जाम्पल क्यों दिया, बस समय हो चुका है, लेकिन मैं बता दूँ। मूवी का एग्जाम्पल इसलिए कि एक मूवी है राम लखन, और राम लखन मूवी में एक वसीयत लिखी जाती है, और वसीयत लिखते समय वकील इंग्लिश में वसीयत लिख देता है, जबकि वसीयत जिसने लिखवाई थी उसने पहले इंस्ट्रक्शन दे रखे थे कि हिंदी में लिखना, क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आती। वकील फिर भी इंग्लिश में वसीयत लेके आता है क्योंकि वो विलेन से मिल चुका होता है, तो इंग्लिश में वसीयत लिख के आता है, और उस वसीयत में वो अगर हिंदी में होती तो पढ़ लेता, जिसको देनी थी उसको मिल जाती, लेकिन उसने इंग्लिश में इसलिए लिखी क्योंकि उसे विलेन के नाम वसीयत करानी थी। उसने वसीयत लिखाई और जाकर बोलता, बाबूजी लो वसीयत आपने जो बोली थी मैंने तैयार कर दी। बाबूजी कहते हैं, देखते ही बोले, अरे यार तुमने तो इंग्लिश में लिख दी, तुम्हें तो पता है मुझे इंग्लिश नहीं आती। तो वकील कहता है, ठीक है बाबूजी लाओ, मैं इसे हिंदी में कल ले आऊँगा। लेकिन अब यहाँ पर ट्रस्ट, वो कहता है कि नहीं बेटा तुमने लिखी है तो गलत नहीं लिखी होगी, लाओ मैं साइन कर देता हूँ। उसने वसीयत पे साइन कर दिया। प्रॉपर्टी मिलनी थी ए को, अब चली गई किसको? बी को। गलती किसकी है? बाबूजी की। क्योंकि बाबूजी ने बिना पढ़े बिना समझे डॉक्यूमेंट पे साइन कर दिए। अब वसीयत राम लखन मूवी में देखिए ना, अब ध्यान देना, दोबारा देख लेना नहीं तो आज, और ये मत बोलना कि मैंने सिखाया है जाकर के मूवी देखना। तो मूवीज़ देखो, बट उसके पॉजिटिव पॉइंट्स में आपको बहुत कुछ लर्निंग मिल जाएगी। ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पर आपको ये समझ में आ जाएगा कि डॉक्यूमेंट पर अगर आप साइन कर देते हो बिना पढ़े तो आप उससे लायबल हो जाते हो, उससे बाउंड हो जाते हो। आप जर्मनी गए, फ्रांस गए, आपको जर्मन या फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा हुआ कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, तो आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दोगे क्या? आप पढ़ो, आपको नहीं पढ़नी आती किसी ट्रांसलेटर को बुलवाओ, ट्रांसलेटर से ट्रांसलेशन करा लो, आप उसके बेसिस पे लिख दो, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसलेशन मैं इस पे साइन कर रहा हूँ, तब तो आप बच पाओगे। अगर उसमें कुछ टर्म्स कंडीशन गड़बड़ होगी तो, नहीं तो आपने बिना पढ़े साइन कर दिया तो स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जो रूल है उसके बेसिस पे आपने डॉक्यूमेंट पे साइन कर दिया, यू आर बाउंड बाय द टर्म्स एंड कंडीशन। तो एलिस स्ट्रेंज के केस में यही हुआ था, उस लेडी ने डॉक्यूमेंट पे साइन किए होंगे, पढ़ा नहीं होगा टर्म्स कंडीशन, उसी टर्म्स एंड कंडीशन में थी कि गुड्स वंस सोल्ड विल नेवर बी रिटर्न्ड, उसी बेसिस पे उसकी मशीन वापस नहीं हुई, ना उसे पैसा मिला। आज भी चाइना का मोबाइल लेने जाते हैं जो बच्चे, जो जिन लोगों ने, तो वो क्या कहता, बोले ले देख लो काउंटर से बाहर, ये चल गया तो
नहीं चला तो शाम तक, और चल गया तो चांद तक, ऐसे कुछ है ना। बोले काउंटर से बाहर निकलते मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। वो साइन भी करा लेगा, उस साइन में साफ साफ लिखा होगा, उसके रसीद पे भी लिखा होगा कि चाइनीज़ प्रोडक्ट की कोई गारंटी नहीं होगी। कपड़े वाले भी क्या लिख देते, फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करें। तो वहाँ पर सारा लिखा हुआ है, आप उस पर साइन कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, तो यू आर बाउंड बाय द प्रिंटेड टर्म्स एंड कंडीशंस। दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मैं से कल पढ़ाऊंगा ना, तो वो सर नाराज हो जाएंगे।